धन्यवाद संचालक जी। बामसेफ के एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के 37वें राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे सत्र के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, तमाम सम्मानित अतिथि एवं वक्तागण और इस अधिवेशन को पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में सुन रहे मूल निवासी साथियों, ये जो विषय है, केंद्र सरकार ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने से मना कर दिया, एक गंभीर चिंतन अथवा मराठा आरक्षण के मुद्दे के मूल कारण को जाने बगैर मराठा आरक्षण की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, एक गंभीर चिंतन, ये दो विषय चर्चा के लिए रखे गए। साथियों, केंद्र सरकार ने ओबीसी की गिनती करने से मना कर दिया, जबकि 2019 इलेक्शन के पहले राजनाथ सिंह जी ने इस बात को कहा था जब वो होम मिनिस्टर थे कि हम लोग ओबीसी की जाति आधारित गिनती करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो हम लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो लोग सरकार चला रहे हैं, ये किस प्रकार के लोग हैं। ये जो कहते हैं वो नहीं करते, ये जो नहीं कहते हैं वो करने का काम करते हैं, ये जो कहते हैं उसको नहीं करते हैं, ये जो नहीं कहते हैं उसको करने का काम करते हैं। 6% आरक्षण के लिए 87 पाटीदार शहीद हो गए, उसको लागू नहीं किया। 5% आरक्षण के लिए 7 गुर्जर शहीद हो गए, उसको लागू नहीं किया। 71 गुर्जर शहीद हो गए, उसको लागू नहीं किया। 4% आरक्षण के लिए 17 जाट शहीद हो गए, उसको लागू नहीं किया। 3% आरक्षण के लिए 15 मीना शहीद हो गए, उसको लागू नहीं किया। 10% आरक्षण के लिए 18 मराठा शहीद होते होते बच गए, उनको भी नहीं दिया। और 52% ओबीसी 52% आरक्षण के लिए 42 साल तक संघर्ष किया और उसके बाद 27.5% आरक्षण क्रीमी लेयर के साथ में मिला, मतलब मिला भी और उसको प्रभावहीन भी कर दिया। लेकिन सवर्णों को बगैर किसी शहादत के, बगैर किसी आंदोलन के 4 दिन के अंदर ही रिजर्वेशन दे दिया गया। उसके लिए कभी बीजेपी ने नहीं कहा कि हम इनको रिजर्वेशन देंगे, मगर उनको दे दिया। तो हमारे उत्तर भारत में एक कहावत है कि लंबा चंदन मीठी बानी, दगाबाज की यही निशानी। हमारे उत्तर भारत में कहावत है, लंबा चंदन मीठी बानी, दगाबाज की यही निशानी। तो ये जो सरकार चलाने वाले ब्राह्मण लोग हैं, ये चंदन भी लंबा लगाते हैं, वाणी भी मीठी बोलते हैं, लेकिन दगाबाजी करने के से कभी भी बाज नहीं आते हैं। तो हमें अपने पूर्वजों ने जो अनुभव के साथ बातें कही है, उन बातों को समझने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण लोग कितने भी आश्वासन दे दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के देश में जितने प्रधानमंत्री हुए, ब्राह्मण हुए या ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए, उन्होंने तो जाति आधारित गिनती किया नहीं। ओबीसी के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी ने जाति आधारित गिनती करने का फैसला किया था, मगर उनकी सरकार गिरा दी गई। आजादी के 73 साल में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी ओबीसी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। चौधरी चरण सिंह कुछ दिन के लिए बने थे, देवगौड़ा जी कुछ दिन के लिए बने थे, मगर कोई भी ओबीसी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा नहीं बन पाया। देश में हमारी संख्या 52% है और बड़े ही शर्म की बात है ओबीसी समाज के लिए कि हमारा कोई प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं बन पाया। और नरेंद्र मोदी बना तो नरेंद्र मोदी अपने आप से नहीं बना, नरेंद्र मोदी को ब्राह्मणों ने बनाया।
और ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी का विकास करने के लिए नहीं बनाया जो ओबीसी की गिनती करेगा, बल्कि ओबीसी की गिनती को रोकने के लिए ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बामसेफ ने 2009 के राजस्थान के राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुत प्रमुखता के साथ ओबीसी का मुद्दा उठाने का काम किया था, जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठाने का काम किया था। और जब 2010 में भारत मुक्ति मोर्चा बना तो सबसे पहला आंदोलन का जो सब्जेक्ट रखा गया वो जाति आधारित गिनती, और ओबीसी की जाति आधारित गिनती का सब्जेक्ट, सबसे बड़ा सब्जेक्ट भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर के तहत पूरे देश भर में ओबीसी के लोगों को जागृत करने के लिए रखा गया। और इसको लेकर के ही 1 सितंबर 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की गई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग शामिल भी हुए। और जो ओबीसी के नेता थे उन नेताओं ने भी पार्लियामेंट को बंद करने का काम किया। इससे आरएसएस को यह बात समझ में आ गई कि बामसेफ जिस कोशिश में लगा हुआ है, ओबीसी को जागृत करने की जिस कोशिश में बामसेफ लगा हुआ है, ओबीसी जागृत हो रहा है। यह बात आरएसएस के लोगों को समझ में आ गई। और जब यह बात आरएसएस के लोगों को समझ में आ गई कि ओबीसी जागृत हो रहा है, तो आरएसएस के लोगों ने सोचा कि ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए और ओबीसी के ही सत्यानाश का सारा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के माध्यम से चलाया जाए। क्योंकि अगर ब्राह्मण ओबीसी की गिनती को रोकने का फैसला करते, अगर ब्राह्मण ओबीसी को नीट में रिजर्वेशन नहीं देते, अगर ब्राह्मण प्रधानमंत्री ओबीसी के 314 बच्चे जो आईएएस बन गए थे उनकी नियुक्ति को रोकते, अगर ब्राह्मण प्रधानमंत्री ओबीसी की स्कॉलरशिप को बंद करता, तो ओबीसी ब्राह्मणों के विरोध में खड़ा हो सकता था, बड़ा बवाल ब्राह्मणों के विरोध में हो सकता था। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि ओबीसी का सत्यानाश करना है, लेकिन ओबीसी को ही आगे करके ओबीसी का सत्यानाश करना है, इसलिए नरेंद्र मोदी को आगे किया। नरेंद्र मोदी वास्तविक चेहरा नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। जैसे कभी कभी आदमी अपना चेहरा छुपाने के लिए दूसरे का मुखौटा लगा लेता है, तो देखने में उसका वास्तविक चेहरा नहीं दिखता है, वैसे जो आरएसएस के ब्राह्मण हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगा लिया है और पीछे से सारा का सारा काम नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा है, आरएसएस के ब्राह्मण कर रहे हैं। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जो पिछड़े वर्ग के अंदर जागृति आई और बामसेफ के माध्यम से जो जागृति लाई गई, उसको डाइवर्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग के नाम पर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया गया और प्रधानमंत्री बनाया गया। राजनाथ सिंह की जहां तक बात है, तो आरएसएस तो मुख्यतः ब्राह्मणों का संगठन है, वो क्षत्रियों को भी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। और अभी आज का जो सिस्टम है ये तो ब्राह्मण और बनियों का सिस्टम चल रहा है। ब्राह्मण राजा बन रहा है या राज सत्ता को नियंत्रित कर रहा है, और जो बनिया है बनियों को फायदा हो रहा है। अडानी अंबानी जैसे बनियों के लिए देश बेचा जा रहा है, ये स्थिति देश के अंदर निर्माण हो गई। इसलिए अगर हम पिछड़े वर्ग के लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो आसानी से हमारी गिनती कर देंगे, तो हमारी गिनती करने वाले नहीं। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है, जब हम 52% हैं या उससे ज्यादा है, तो फिर आखिर हम अपनी गिनती इस देश के अंदर क्यों नहीं करवा पा रहे। यह बात हमको सोचने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारी संख्या अगर ज्यादा है तो हम अपनी गिनती क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, यह हमारे लिए सबसे बड़ा सोचने का विषय है। और इसका एक ही कारण है, हम ओबीसी जरूर हैं, शरीर से ओबीसी हैं, ओबीसी के घर में पैदा हुए इसलिए ओबीसी हैं, गवर्नमेंट हमको सर्टिफिकेट देती है इसलिए भी ओबीसी है। लेकिन हम दिमाग से कब ओबीसी हैं? हम दिमाग से कब ओबीसी हैं? ये मोबाइल हमारा है, सिम कार्ड आप में से कोई लगा दे तो
नेटवर्क किसका पकड़ेगा? जिसका सिम कार्ड रहेगा उसका नेटवर्क पकड़ेगा, भले ही मोबाइल हमारा है। ऐसे ही हमारे ओबीसी लोग हैं, पैदा हुए ओबीसी के घर में, नौकरी लेने के लिए सर्टिफिकेट भी ओबीसी का लगाते हैं, सरकार भी उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट दे रही है, लेकिन वो अपने को ओबीसी मानते ही नहीं। हमारी पहचान ओबीसी कहां है? हम अपने को ओबीसी कहां मान रहे हैं? हम तो अपने को यादव मान रहे हैं, कुर्मी मान रहे हैं और दूसरी जाति मान रहे हैं, हम अपने को ओबीसी कम मान रहे हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट के आदमी को पूछो कि कौन हो, वो सबसे पहले कहता मैं शेड्यूल कास्ट हूं, एससी हूं। आप शेड्यूल ट्राइब के आदमी को पूछो आप कौन हो, सबसे पहले कहता मैं शेड्यूल ट्राइब हूं। बाद में जब उसको आप पूछोगे आप उसमें किस जाति के हो, तब वो अपनी जाति का नाम बताता है। लेकिन अगर आप ओबीसी के लोगों को पूछो आप कौन हो, बोलता मैं कुंभी हूं, मैं यादव हूं, मैं मौर्य हूं, मैं कुशवाहा हूं, मैं राजभर हूं, मैं निषाद हूं। मतलब वो जाति को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, अपनी कैटेगरी को जिससे उसको लाभ मिल रहा है उसको तवज्जो नहीं दे रहा है। जाति जो ब्राह्मणों ने बनाई हमको विभाजित करने के लिए, उस जाति को तवज्जो दे रहा है, जो कि फिजिकली नहीं, जो केवल दिमाग में। जाति कहीं नहीं है, जाति केवल दिमाग में है, लेकिन दिमाग में जो जाति है उसकी वजह से हम ओबीसी होकर के नहीं लड़ पा रहे हैं।